और आज माननीय उच्चतम न्यायालय की जो टिप्पणियां हैं, जो बहस के दौरान जो टिप्पणी हुई हैं, वो ये उम्मीद बंधाती हैं कि विपक्ष, देश का विपक्ष जो संसद के अंदर जो बात कह रहा था, जो सजेशंस दे रहा था, जेपीसी के अंदर जो वक्फ अमेंडमेंट को लेकर के जो सजेशंस दिए गए थे, जिसको सरकार ने ठुकरा दिया था, बिल्कुल संविधान के विरोध में जाकर के और गैर संवैधानिक तरीके से जिद में एक बिल लेकर के ये सरकार आई है, उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय की आज की टिप्पणियां बहुत कुछ दर्शाती हैं। कल भी बहस होनी है, मैं कल खुद जो है न्यायालय में रहूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि मैं उसका हिस्सा रहूं, और हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्यायालय से इंसाफ मिलेगा और ये सरकार वक्फ की संपत्तियों को हड़पने के प्लान से जो बिल लेकर के आई है, माननीय उच्चतम न्यायालय उस पर जो है वो रोक लगाएंगे और देश को एक ऐसा फैसला देंगे कि भविष्य में सरकारें जनता और संविधान दोनों के विरोध में कोई भी बिल लाने से पहले सोचेंगी। सर, क्या कुछ इस कानून में जो है वो बदलाव हो? हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश साहब हैं, उन्होंने इस बात को साफ कहा कि कानून पे रोक लगाने की बात से हटिए और बातों के ऊपर बात करिए, बहुत कुछ और भी बात। देखिए, उसमें कई सारे अमेंडमेंट हैं सिद्धार्थ जी, जिसमें वक्फ बाय यूजर, उस पर बहुत स्ट्रांग पॉइंट है भाई। प्रैक्टिसिंग, ये जो पॉइंट है कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, कैसे कोई साबित करेगा? मतलब कितना अव्यवहारिक बात है ये। वक्फ बाय यूजर, आप 1400 शताब्दी में, 1500 शताब्दी में, 1600 शताब्दी में जो मस्जिदें बनी हैं, या किसी भी धर्म का धर्मस्थल हो, कोई कैसे साबित कर सकता है? तब तो पत्थर के शिलालेख होते थे, उस पर लिख करके दान कर दिया जाता था, तो आप उसकी डीड कहां से लाएगा कोई? तो ऐसे में दरअसल सरकार की पूरी मंशा जो है ना, वो विवाद पैदा करने की थी। सरकारें अमेंडमेंट लाती हैं, संविधान में संशोधन होते हैं, लेकिन उनकी मंशा सुधार की होती है। यहां सुधार की नहीं है, यहां विवाद मंशा है, ताकि राजनीतिक रोटी सेकी जा सके। वक्फ की विवादित संपत्तियां अगर कहीं हैं तो उन पर सरकार कैसे कब्जा कर सके, ताकि मैं सीधे सीधे कहता हूं कि धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाया जा सके और बिल्कुल कलेक्टर राज स्थापित किया जा सके। तो ये कई सारे पॉइंट हैं जिस पे माननीय उच्चतम न्यायालय, मुझे लग रहा है कि बहुत गहराई से इसका विवेचन करेंगे और इन अमेंडमेंट्स पे जरूर स्टे देंगे। आप किसी गैर धर्म के, दूसरे धर्म के व्यक्ति को किसी दूसरे धर्म की संस्था में आप डालना चाहते हैं, जबकि बाकी जगहों पर आप ऐसा नहीं कर रहे। मैंने कहा ना, वही विवाद पैदा करने वाली स्थिति है। आप किसी हिंदू धर्म के या सिख धर्म के किसी भी इस तरह के धार्मिक ट्रस्ट में या धार्मिक संस्थान में आप दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति को नहीं डालते हैं, तो आप वक्फ में ही, यानी कि मुसलमानों से जुड़े हुए किसी संस्थान में आप जबरदस्ती क्यों डालना चाहते हैं? यह दर्शाता है कि आपकी मंशा जो है वो आर्टिकल 26, आर्टिकल 25, आर्टिकल 30 सबको रौंदने की है। दरअसल यह पूरी तरह से संविधान के विरोध का बिल है, और ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय उच्चतम न्यायालय कल कुछ न कुछ ऐतिहासिक देश के सामने फैसला देंगे। सर, इसके अलावा जो है क्लब किया गया है, बोथ पार्टीज को सुना गया है, चैलेंजिंग वैलिडिटी को भी जो पिटीशंस है उनको देखा जा रहा है। इसके अलावा वक्फ को लेके जो है पूरा माहौल भी बन रहा है, कई राज्यों के अंदर तनाव की स्थिति है, चाहे जैसे बंगाल का मुर्शिदाबाद हो, वहां उसके वहां पे टीएमसी और जो बीजेपी है वो आमने सामने है। वहां पे किरण रिजिजू को जो है वहां पे वो भी बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, बीजेपी के नेता बात रख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वहां की मुर्शिदाबाद की बात कर रहे हैं, और देश भर में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है। और सीधे तौर पे मुर्शिदाबाद एक ऐसी जगह बन गई है जहां पर वक्फ अमेंडमेंट जो एक्ट है उसको लेके आमने सामने दिखाई दे रहे हैं लोग, और ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से एक्सोडस हो रहा है हिंदूज का। कैसे देखिए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से राज्य का विषय है, लेकिन भाजपा को ऐसे विषयों पे दरअसल राजनीति करनी है। इसी देश में जब किसानों का कानून आया, फॉर्म्स लॉ आए, 700 किसान मतलब शहीद हो गए, उनकी जान चली गई, उसके बाद सरकार को फॉर्म्स लॉ वापस लेने पड़े। पहले बड़े फायदे गिनाए थे कृषि कानूनों के सरकार ने।
मुर्शिदाबाद हो या कहीं भी जहां भी प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर वहां कहीं कोई हिंसा होती है तो वो शुद्ध रूप से कानून व्यवस्था का मसला है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि इसमें किसी दूसरे देश के लोगों का हाथ है, तो फिर तो गृह मंत्रालय का इससे बड़ा फेल्योर क्या हो सकता है। आप सोशल मीडिया पे कहानियां देश को मत बताइए। कानून व्यवस्था देश में कहीं भी खराब ना हो, आप ऐसा कोई भी प्रयास मत करिए कि दो धर्मों के लोग, अलग अलग संप्रदायों के लोग, जातियों के लोग आपस में लड़ें। प्रधानमंत्री जी 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के मौके पर जो भाषण देते हैं, वो संविधान को ठेंगा दिखाने वाला। आप एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं, आप जाति को टारगेट करते हैं वहां पर खड़े होकर के हरियाणा में। तो दरअसल ये सारा कुछ जो घट रहा है, इसके केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सोच है, और वो सोच इस देश में कहीं ना कहीं लोगों को एक दूसरे से अलग करना चाहती है, विवादित करना चाहती है। तो जेपीसी के चेयरमैन जो है जगदम्बिका पाल साहब को भड़का रहे हैं। एक कानून बना है, लॉ पास किया गया है, कई जो है एप्लीकेशन सबमिट करी गई सुप्रीम कोर्ट में, और कई जगह प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं बेनिफिट कहाँ हुआ अब तक, वक्त की आमदनी से कहाँ बेनिफिट हुआ गरीबों का, गरीब मुसलमानों का? क्या कोई कॉलेजेस बनाए गए, क्या कोई स्कूल बनाए गए, क्या किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी गई? 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर आपको यह लगता है कि जो वक्फ बोर्ड था, वक्फ काउंसिल था, वो प्रॉपर कोई काम नहीं कर रहा था, तो 11 साल में आपने ऐसा क्या कर दिया कि एक भी कॉलेज आपने बना दिया? सक्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से मुस्लिम इलाकों में शिक्षा के लिए आपने वक्फ बोर्ड के थ्रू 11 साल थोड़े होते, जरा सा होता है 11 साल। आपने क्या कुछ कर दिया? कुछ नहीं किया, सिवाय वक्फ के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने के। गृह मंत्री जी देश की संसद में खड़े होकर झूठ बोलते हैं, अल्पसंख्यक मंत्री जी झूठ बोलते हैं, जेपीसी के चेयरमैन महोदय झूठ बोलते हैं। आप जेपीसी के चेयरमैन हैं, ये पूरा नाटक करने की क्या आवश्यकता थी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, आपको किसी का नोट मानना ही नहीं था, किसी के सजेशन मानने ही नहीं थे। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पक्ष के एनडीए के लोगों के सुझाव मांगे। आप काहे के जेपीसी के चेयरमैन थे भाई? आपको नस्लें माफ नहीं करेंगी। आप विनम्र आदमी थे, आप कहां ये सरकार के जाल में फंस गए? दरअसल जगदम्बिका पाल जी को फंस गए, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या बोलें। अच्छा, कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकता? देश में लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है जगदम्बिका पाल जी। देश में लोकतंत्र है। प्रोटेस्ट, इस देश में कितने प्रोटेस्ट हुए हैं, सरकारें बदली हैं प्रोटेस्ट से। जब अन्ना आंदोलन हो रहा था तब तो आप बड़ा प्रोटेस्ट को सराह रहे थे। जब आपकी सरकार में प्रोटेस्ट हो रहा है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। जब किसान सड़क बैठे प्रोटेस्ट करने के लिए तो आपने उनको खालिस्तानी बुला दिया। कोई मुसलमान सड़क पे उतर आएगा और अपनी बात रखेगा शांतिपूर्ण तरीके से, हाथ में काली पट्टी बांध लेगा नमाज पढ़ते समय, तो आप उसके खिलाफ एफआईआर कर दोगे। आप करो तो बहुत अच्छा है, लोकतंत्र को आप जीवित कर रहे हो। और दूसरा कोई करे जो आपसे सहमत नहीं है तो आप उसको बताओगे कि नहीं ये तो भड़का रहे हैं। भड़काने का मतलब क्या होता है? हम शांतिपूर्ण तरीके से बात ना करें तो फिर पार्लियामेंट में डिबेट मत कराइए, वरना विपक्ष का जो सांसद वहां पे दलील रखेगा, आप कहेंगे कि देश को भड़का रहा है। तो बंद कर दीजिए लोकतंत्र का पूरा सारा ये जो पूरा बना हुआ है संस्थानिक पूरा मामला, इसको आप खत्म कर देना चाहते हैं। सर आखिरी सवाल, ईडी को अब आप उस पर लिखापोती कर रहे हैं, आप जो है पुरानी बातें कर रहे हैं, और जो है ये बताइए कौन सी चैरिटी करी, चैरिटी के लिए चीज बनाई गई थी, चैरिटी हुई कहाँ हुई चैरिटी, ये बताइए। देखिए, नेशनल हेराल्ड से जो है आजादी के पहले अंग्रेज जो है वो डरा करते थे, उस पर बैन लगाया था। और अब आजादी के बाद अब 2025 में जो नए अंग्रेज हैं, ये जो है नेशनल हेराल्ड और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ हैं। इस मामले में पूरी तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, प्रताड़ना की पॉलिटिक्स हो रही है। आप विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए, मतलब मैं तो सीधे सीधे कहता हूं कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। उधर गुजरात में अधिवेशन होता है, सफलतम अधिवेशन। राहुल गांधी जी देश की आवाज बन करके, संविधान की किताब लेकर के वहां क्लियर अपना स्टैंड देश के सामने रखते हैं और ये कहते हैं कि हम आने वाले दिनों में गुजरात जीतेंगे। और कल जब राहुल गांधी जी गुजरात के मोडासा में पहुंचते हैं तो आप चार्जशीट दाखिल करते हैं। राहुल गांधी जी बिहार को लेकर के विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग करते हैं, चुनावी रणनीति बनाते हैं, आप चार्जशीट खोल देते हैं। असम में आप अपनी संभावित हार देख करके अपने सहयोगी संस्थान
ईडी को उतार देते हैं कि विपक्ष को कुचल दो। इस देश में पिछले 10 साल में ईडी ने जितने केस रजिस्टर्ड किए हैं उसमें सफलता का प्रतिशत सिर्फ 1% है। 99% केसेस में न तो या आप आज तक चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए हैं या किसी को सजा नहीं दिलवा पाए। तो अगर भाजपा यह कह दे कि हां इसके खिलाफ ईडी की रेड पड़ गई तो यह भ्रष्टाचारी हो गया, तो जब सफलता का प्रतिशत 1 है तो वो भाजपा के प्रवक्ताओं से के कह देने भर से भ्रष्टाचारी हो जाएगा। गांधी परिवार को आप भ्रष्टाचारी बोलेंगे, जिसने इस देश के लिए अपना खून कुर्बान कर दिया, अपनी जान कुर्बान कर दी, अपनी निजी संपत्तियां कुर्बान कर दी। रविशंकर प्रसाद जी हो, सुधांशु जी हो, संबित जी हो, इनसे कहिए एक बार इलाहाबाद जाएं, आनंद भवन को देखें, वहां रखी हुई क्रॉकरी देखें, वहां रखी हुई कुर्सी मेजें देखें, नेहरू जी का कपड़ा जो वहां रखा हुआ है उसको देखें। तब इनको समझ में आएगा कि देश जब आजाद नहीं हुआ था तब पंडित नेहरू किस तरह के घर में रहते थे, पंडित मोतीलाल नेहरू का स्तर क्या था जीवन यापन का। और जब देश आजाद हुआ पंडित नेहरू ने वही आनंद भवन इस देश को दान कर दिया। जाएं स्वराज भवन देखें, जाएं कमला नेहरू हॉस्पिटल देखें, तब इनको समझ में आएगा चैरिटी किसको बोलते हैं। तब इनको समझ में आएगा कि गांधी परिवार ने इस देश को अपनी निजी संपत्तियां किस स्तर पर जाके दान की। आज आप उनको कहते हो कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आप जिन्होंने 10 साल में देश की संपत्तियां बेच दी, अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाया, भगोड़ों को इस देश से भागने में मदद की, आप बोलेंगे सूप तो सूप बोले, चलनिया बोले जिसमें 72 छेद। बहुत शर्मनाक है। भाजपा के लोगों को एक बार पलट के अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यह शुद्ध रूप से प्रताड़ना की राजनीति है। आप कांग्रेस को और कांग्रेस के साथ साथ पूरे विपक्ष को डराना चाहते हैं, आप डरा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे नेता का नारा है डरो मत।